Okay. Come in, come in. देखिए, ये कहीं पे आपको इन्फॉर्मेशन काम में आ जाएगा। क्रोमियम 3+ इन एक्वस मीडियम कलर ग्रीन होता है और इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या नाम है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर पिंक और इसका Cr3+ का ग्रीन, मतलब ये रट्टा मारना पड़ेगा। फाइंड आउट एन फैक्टर ऑफ K2Cr2O7 एंड फाइंड आउट इट्स इक्विवेलेंट वेट। और क्रोमियम का आप एटॉमिक वेट ले सकते हैं 52। एटॉमिक वेट ऑफ क्रोमियम इज 52। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे पोटेशियम और ऑक्सीजन है, बट उस तरफ मैंने पोटेशियम ऑक्सीजन को नहीं दिखाया। इसका मतलब क्या होता है? तो उसका चेंज नहीं हो रहा है। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? अल्फा तो अल्फा 2 बोलिए। अल्फा सिर्फ किसका लेंगे? क्रोमियम का, बाकी का तो इंटरेस्ट है नहीं। तो इसका जो भी होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्रोमियम है, राइट? तो एन फैक्टर ऑफ K2Cr2O7 इक्वल 2 इंटू 3 माइनस क्या 6 बोल सकते हैं, इक्वल टू कितना बोलिए? 6। लॉस या गेन, क्या बोले यहाँ पे? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? तो यहाँ पे जो एक ये है क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? तो हो क्या रहा है भाई? रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होगा? गेन होगा ना। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जो निकाले हैं इन फैक्टर, तो उसके लिए उसको गेन और लॉस के टर्म में क्या बोलेंगे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि इसका 1 मॉलिक्यूल कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 6 करेगा। लेकिन मीडियम शुड बी व्हाट? एसिडिक। तो ये नोट कर लीजिए, ये बहुत बार आपके काम में आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सो मेनी टाइम्स आएगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पोटेशियम डाइक्रोमेट बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली इन एसिडिक मीडियम। ओनली इन एसिडिक मीडियम, नॉट इन बेसिक एंड न्यूट्रल। पोटेशियम डाइक्रोमेट मतलब K2Cr2O7 बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली इन एसिडिक मीडियम, नॉट इन बेसिक एंड न्यूट्रल। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7 क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 6। व्हाट द मॉलिक्यूलर वेट? मॉलिक्यूलर वेट तो आपको वहां पे जोड़ना पड़ेगा ना। कितना लिखे मॉलिक्यूलर वेट के लिए? 39 इंटू 2 प्लस 52 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 7, राइट? कितना आता है?
4 और डिवाइड बाई 6, डिवाइड कीजिए तो कितना आता है? $49। ओके, इसका मतलब है कि सपोज कीजिए कि मैं इसका m ग्राम अगर किसी प्रॉब्लम में दे दिया और मीडियम अगर एसिडिक है और वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव किया, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल पाएंगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू व्हाट? एक फॉर्मूला ये भी है, मास बाई इक्विवेलेंट वेट। तो मास पता रहेगा, इक्विवेलेंट वेट पता रहेगा, करेक्ट? क्योंकि आप इक्विवेलेंट वेट निकाल चुके होंगे, तो वहाँ से निकल जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। ओके, एक और प्रॉब्लम बनाइए। Na2S2O3 कन्वर्टेड इनटू SO4 2-। इसका n फैक्टर क्या होगा? टू होगा। क्या होगा इन फैक्टर? क्या होगा? चाप से पीछे, हाँ नहीं आप ही को तो करना तो आप ही को पड़ेगा। सोडियम उस तरफ नहीं है, मतलब सोडियम का चेंज नहीं हो रहा है, राइट? तो यहाँ इस प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए, एन फैक्टर निकालने के लिए क्या बताए थे? सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। क्या सल्फेट में सल्फर का आप नहीं निकाल सकते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। यहाँ पे सोडियम का कितना है ऑक्सीडेशन नंबर? 1 -2, यहाँ पे कितना? +2। वेरी गुड। क्या प्रॉब्लम है भाई? ये है ना, पूरे पे 2 नेगेटिव था, करेक्ट? कम इन। ऑक्सीजन का -2, सल्फर का कितना आया है? ओके, और इस तरफ सल्फर कितना है? तो आपको बताए थे क्या एनालाइज करने के लिए, जिसका चेंज होगा उसको बैलेंस कर लीजिएगा, बाकी का केयर मत कीजिएगा, राइट? बट इसका मतलब ओनली किसका चेंज हो रहा है? तो सल्फर का ही एटॉमिसिटी देखेंगे, जिसका चेंज होता है उसके एटॉमिसिटी को मैं नाम अल्फा दे रहा हूँ। +2 से +6 डिक्रीज या इंक्रीज? बोलिए। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन, करेक्ट? क्योंकि लास्टली एन फैक्टर निकालने के बाद मैं लॉस और गेन पूछूंगा, क्योंकि ओरिजिनल डिफरेंशियल लॉस और गेन ही है, करेक्ट? ये तो फास्ट होने के लिए है ना। ये तो बहुत आराम से बना सकते थे आप लोग, क्या प्रॉब्लम हो गया? तो एन फैक्टर ऑफ Na2S2O3 इक्वल टू 2 × 6 -2 इक्वल टू कितना? 8। लॉस या गेन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ध्यान से देखिए, लॉस। तो 2 कैसे आया? ये बहुत बार आएगा टाइट्रेशन में, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, ठीक है? सो मेनी टाइम्स आएगा, बहुत फेमस एग्जाम्पल ये होता है, ठीक है? और वहाँ पे मुझे इसका इक्विवेलेंट वेट बार बार चाहिए होगा, तो उस चीज़ को यहाँ पे करने के लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इसको, करेक्ट ना? इसका मतलब है कि इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 8। इट मीन्स इसका 1 मोल में कितना इक्विवेलेंट रहेगा? एक फार्मूला भी तो था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर। इसका 1 मोल में कितना इक्विवेलेंट रहता है? 8 रहेगा, करेक्ट? इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे इस इक्वेशन में, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 8 करके हो जाएगा। हाँ ना, कुछ तो बोलिए। चलिए, हाँ एक इनका क्वेश्चन है,
+2 से +6 किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, कैसे बढ़ेगा भाई? जब और सारा, एक मिनट, तो अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है सारा गेम तो इलेक्ट्रॉन का है, प्रोटॉन का एक्सचेंज करते हैं या इलेक्ट्रॉन का? इलेक्ट्रॉन का। तो +2 से +6 जाने के लिए इलेक्ट्रॉन आएगा या जाएगा? तो जाएगा, तो +2 से +6 होगा तो इलेक्ट्रॉन आएगा। कोई नेगेटिव चार्ज आएगा तो और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा या डिक्रीज होगा? मैं उनको समझा रहा हूँ, ऑनलाइन स्टूडेंट को। हाँ वही तो मैं बोल रहा था। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन, एक डिफिनेशन था ना, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और एक डिफिनेशन ये भी तो था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जो भी आप n फैक्टर निकालेंगे और अगर वो n फैक्टर रिड्यूसिंग एजेंट का है, मतलब इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, राइट? रिड्यूसिंग एजेंट मतलब इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा? लॉस। तो यहाँ से इसका जो अगर इसका नाम रिड्यूसिंग एजेंट बोल दिए तो यहाँ से जो n फैक्टर निकालेंगे और जितना वैल्यू आएगा पर मॉलिक्यूल, कितना मॉलिक्यूल, उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस होगा पर मॉलिक्यूल। बिकॉज डिफिनेशन में n फैक्टर के लिए तीन डिफिनेशन लिखा हूँ, राइट? एक डिफिनेशन ये भी तो लिखा था, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाय 1 मोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरा डिफिनेशन क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। और थर्ड क्या था? चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। इज इट राइट? तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट के लिए जितना भी आपका n फैक्टर आएगा उसी को लॉस मान लीजिएगा, दोनों इक्वल ही है, करेक्ट, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन। रिवीजन कीजिए, जब पढ़ाते हैं ना उसको दोबारा एक बार देखना होता है। रिडॉक्स पे बहुत बैलेंस असाइनमेंट दूंगा, उतना कर लीजिएगा तो फिर क्वेश्चन बैंक का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इसका n फैक्टर बताइए इस रिएक्शन में। व्हाट द n फैक्टर ऑफ HCl? देखिए कुछ स्टूडेंट से मिस्टेक ये भी हो सकता है कि शायद वो सोचें कि HCl एक एसिड है, इसमें नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन 1 है, तो शायद उसका n फैक्टर 1 मान लेंगे। तो जहाँ पे एसिड रहेगा वहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगा, वहाँ पे रिडॉक्स नहीं होगा, नॉन रिडॉक्स हो जाएगा। बट इस केस में इसका एसिडिक कैरेक्टर आप देख रहे हैं या यहाँ पे इस केस में इसका रिडॉक्स का प्रोसेस हो रहा है? यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर इसका नहीं है, यहाँ पे क्या है, इसका प्रॉपर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, करेक्ट। इसलिए यहाँ पे इसका n फैक्टर 1 नहीं लेना है। जनरली एसिड का n फैक्टर, एसिड जहाँ पे एसिड का कैरेक्टर, तो जहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होते रहता है वहाँ पे उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिडॉक्स या नॉन रिडॉक्स। वहाँ पे ऑक्सीजन नंबर चेंज नहीं होता है। बट क्या यहाँ पे एसिड का कोई रिएक्शन हो रहा है या इट इज काइंड ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन? या तो ऑक्सीडेशन नहीं तो रिडक्शन हो रहा होगा, करेक्ट। इसलिए यहाँ पे आपको n फैक्टर निकालना पड़ेगा।
अच्छा यहाँ पे देखिए तो when we are moving from HCl to CO2 plus nitrate ion, then HCl में अभी तक जितना भी एग्जाम्पल ले रहा था उसमें एक एक एलिमेंट वन एलिमेंट का चेंज हो रहा था, बट यहाँ पे दो एलिमेंट का चेंज हो रहा है, राइट? तो सिर्फ H कार्बन रिस्पॉन्सिबल है, नाइट्रोजन है, दोनों रिस्पॉन्सिबल है, दोनों का इफेक्ट है, राइट? इस टाइप का एग्जाम्पल तो मैं आपको समझा रहा था ना, याद है? कि मान लेते हैं कि मेंबर में दो लोग हैं और सपोज कीजिए कि इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, करेक्ट? तो ओवरऑल पर मॉलिक्यूल किसके लिए सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ये रहेगा, या दोनों को मिलाकर कंबाइंड इफेक्ट पर मॉलिक्यूल? तो पर मॉलिक्यूल में ए और सी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, तब इसका पर मॉलिक्यूल कितना इलेक्ट्रॉन गेन हुआ? 8। तो इसका एन फैक्टर कितना मानेंगे? 8 मानेंगे। तो वैसा एग्जाम्पल जहां पे किसी मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा एलिमेंट का चेंज रहेगा तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट, करेक्ट? क्या प्रॉब्लम हो रहा है? ऐसा तो नहीं है कि HCl का एग्जाम्पल नहीं लिया होगा? 200% गारंटी मेथड ऑफ बॉन्ड पढ़ा रहे होंगे तो लिए होंगे, राइट? भाई सिंपल सा बात है, जिसका एक्स और वाई करके नहीं निकलता है इसका मतलब है कि, और वो बहुत सिंपल सा कंपाउंड लिया हुआ है, मेथड ऑफ बॉन्ड से तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हैं। यहाँ पे कितना लिखे? -3 लिखे हैं, इसका +3, इसके वजह से इसका कितना? -1, इसका कितना? कार्बन का कितना है? वेरी गुड। और नाइट्रोजन का कितना है? -3, करेक्ट? यहाँ तक कौन कौन लोग आ गए हैं? क्योंकि जब तक यहाँ तक नहीं आएंगे तब तो बनेगा ही नहीं, राइट? तो +1 +2 -3, इसमें कार्बन का +4 -2, इसमें नाइट्रोजन का एवरीवन -2 +5। ओके, यहाँ पे कार्बन देखिए तो कार्बन इस तरफ कितना है? 1, उस तरफ भी कितना है? जिसका चेंज होगा उसको बैलेंस कर देना है, बाकी का केयर नहीं करना है, राइट? किसका किसका चेंज हो रहा है? कार्बन का और नाइट्रोजन का। तो सिर्फ कार्बन का एन फैक्टर निकालेंगे, नाइट्रोजन का निकालेंगे, या दोनों का निकालेंगे? और दोनों को निकालकर फिर कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे, करेक्ट? तो व्हाट द अल्फा ऑफ कार्बन एंड अल्फा ऑफ नाइट्रोजन? तो पहले कार्बन का इफेक्ट देखते हैं, एन फैक्टर ड्यू टू कार्बन, करेक्ट? तो एन फैक्टर ड्यू टू कार्बन के लिए क्या ये लिखा जाए? 4 - 2 इक्वल टू व्हाट? 2 ना? एक मिनट, ड्यू टू कार्बन गेन या लॉस? क्यों लॉस? इंक्रीज हो रहा है, ये लिखना ज़्यादा जरूरी है। ड्यू टू नाइट्रोजन 1 × 5 माइनस, बोलिए, -3, कितना हो जाएगा? 8। गेन या लॉस? गेन। -3 से +5 जाते हैं तो डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ? तो इंक्रीज में क्या होता है भाई? एक काम कर लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज का मतलब लॉस, और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज, इसको बॉक्स में कर लीजिए, आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है ना? अब चलिए, तो बट ये तो नाइट्रोजन और कार्बन का इंडिविजुअल इफेक्ट है, बट आपको नाइट्रोजन और कार्बन का निकालना था या HCl का? तो एन फैक्टर, ओवरऑल एन फैक्टर ऑफ HCl यहाँ पे देखकर काम करना है, यहाँ पे नहीं है। लॉस प्लस लॉस, बड़ा लॉस, लॉस प्लस लॉस का मतलब क्या? बड़ा लॉस। तो 2 का लॉस प्लस 8 का लॉस, ओवरऑल कितना लॉस? ऐसे इसको देखकर काम कीजिएगा। तो 8 + 2 इक्वल टू व्हाट? तो बोलिए, ओवरऑल लॉस हो रहा है, मतलब यस, ओवरऑल ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो नाम क्या रहेगा इसका? तो अब इसका एन फैक्टर समझ में आ गया कितना होगा? करेक्ट आंसर इज व्हाट? इज इट 10 या इज इट 8 या 10? 10, करेक्ट? तो इक्विवेलेंट वेट कितना रहेगा एवरीवन? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, यही तो आ जाएगा भाई मेडिकल में, इतना आसान क्वेश्चन आ जाएगा।
चलिए इसका n फैक्टर क्या होगा, कौन सबसे फास्ट आंसर देते हैं? वेरी गुड। यहाँ पे कॉपर का कितना है, इसका नाम पढ़िए तो क्या नाम है? कॉपर सल्फाइड, मतलब क्यूपरा सल्फाइड। जहाँ भी सल्फर के लिए आज के बाद आइड लगाइएगा, सल्फाइड, वहाँ पे उसका -2, राइट? क्या लेना है? हाइड्रोजन सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, व्हाट एवर, मैग्नीशियम सल्फाइड। तो वहाँ पे सल्फाइड भी, जहाँ भी सल्फर के लिए रहेगा तो कितना लेना है? सल्फाइड के लिए सल्फर का कितना लेंगे, लिख लीजिए कहीं पे, -2। तो सल्फर का -2, तो कॉपर का यहाँ पे कितना रहेगा? अगर x मान लीजिएगा तो +1। यहाँ पे कॉपर का कितना है? +2। कॉपर यहाँ पे कितना है? दोनों का चेंज हो रहा है ना? सिर्फ कॉपर का चेंज हो रहा है, सिर्फ सल्फर का, या दोनों का चेंज हो रहा है? दोनों का चेंज हो रहा है। सल्फर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 है, कॉपर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे इसको 2 से प्लस कर देंगे, करेक्ट? अब n फैक्टर ड्यू टू कॉपर, कॉपर का अल्फा कितना रिप्लाई करना है? कॉपर का व्हाट द अल्फा ऑफ कॉपर, तो 2 × 2 - 1 कर दें, 4 होगा या 2 रहेगा? लॉस या गेन? लॉस। n फैक्टर ड्यू टू सल्फर 1 × 6 माइनस कितना लिखें? -2, इज इट राइट? 6 - -2, माइनस बिकम्स प्लस, कितना हो जाएगा? 8। लॉस या गेन? लॉस। तो ये इंडिविजुअल इफेक्ट देखे कॉपर और सल्फर का, बट आपको इंडिविजुअल इफेक्ट पूछा है या पूरा कंपाउंड का? तो पूरे कंपाउंड के लिए n फैक्टर ऑफ Cu2s इक्वल टू ओवरऑल के देखिए कितना हुआ है, लॉस प्लस लॉस, तो 2 + 8 इक्वल टू व्हाट? 10। समझ गए कैसे काम चलेगा भाई? ये 10 सेकेंड का क्वेश्चन में इतना टाइम ले लेते हैं, तो इक्विवेलेंट n इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूल, इस एग्जांपल के लिए Cu2s डिवाइडेड बाय 10, इज इट राइट? ओके एवरीवन, इक्विवेलेंट वेट तो कैलकुलेट कर लेंगे ना, कितना होगा? कॉपर का कितना पकड़ते हैं? 56, 63 पे, सॉरी 63। तो 63 × 2 प्लस 32 डिवाइड बाई 10, हाउ मच? सर 126 + 32 नहीं, 8, 5। इतना फास्ट होना पड़ेगा, समझे या नहीं समझे? 15.8। कुछ लोग पेन लेके बैठे रहते हैं, करें या नहीं करें? बहुत फास्ट होना पड़ेगा कैलकुलेशन में, खास करके इस पॉइंट पे जहाँ पे जोड़ना रहता है, करेक्ट? क्योंकि आपके पास एग्जाम में उतना टाइम रहेगा नहीं, एक क्वेश्चन हार्डली 45 सेकंड डिजर्व करेगा। तो केमिस्ट्री बोलते हैं ना बहुत फास्ट बन जाता है।
ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1 हो सकता है कॉपर। कॉपर का यहाँ पे नहीं, कॉपर का +1 भी हो सकता है +2। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किसके हेल्प से किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं? सल्फर के हेल्प से। मैंने हिंट दिया ना कि सल्फर के लिए जहाँ भी कंपाउंड में सल्फाइड बोलेंगे आज के बाद तो क्या लेंगे -2। तो सल्फर के हेल्प से कॉपर का निकाले, कॉपर के हेल्प से यहाँ पे सल्फर का नहीं निकाल रहा हूँ, किसके हेल्प से? और ऐसे भी कंपाउंड लिख रहे हैं तो इसका वैलेंस ये रहेगा, इसका वैलेंस ये रहेगा, करेक्ट। और इट इज़ काइंड ऑफ सॉल्ट, इज इट राइट? सॉल्ट में हम लोग अनायन को बाद में लिखते हैं, कटायन को पहले लिखते हैं। तो अब इसमें निगेटिव चार्ज था, वहाँ से भी आप देख सकते थे। अब यहाँ देखिए, खुद सोचिए ना कि इसको क्या पढ़िएगा, नाम पढ़िए तो। सोडियम सल्फर तो नहीं बोलेंगे, क्या पढ़िएगा? आप ही बोल रहे हैं ना सोडियम सल्फाइड, तो सल्फर के लिए आइड लगा रहे हैं। मैंने हिंट किया कि आज के बाद जहाँ पे आइड रहेगा वहाँ पे -2 ले लीजिएगा, करेक्ट। देखिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, छोटा छोटा जो पॉइंट बोलते रहता हूँ, ऐसा नहीं मायने रखना कि मुझे क्यों नहीं क्लिक किया। जो भी टीचर बताते हैं छोटा छोटा पॉइंट उसको कलेक्ट करते रहिए। इस तरीके धीरे धीरे कॉन्सेप्ट डेवलप होते होते आपका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा, अचानक से कुछ नहीं होगा। यस हाँ, सभी एलिमेंट के लिए नहीं। अब सोडियम क्लोराइड रहेगा तो वहाँ पे क्लोरीन का -1 लेंगे, राइट। सल्फर के लिए मैंने बोला कि जहाँ पे सल्फर के लिए आइड रहेगा, सल्फाइड के लिए पूरा लिख लीजिएगा, नॉट फॉर आइड, इट इज़ फॉर सल्फाइड। चलिए इसका n फैक्टर बताइए। How can we analyze the half reaction? Find out oxidation number of each element, right? देखिए स्टूडेंट, ऐसे भी आपको हिंट दिया गया था कि कभी भी सॉल्ट में ऑक्सीडेशन नंबर कहीं पे कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर एक इक्वेशन बनेगा, 2 अननोन रहेगा। तो सॉल्ट के लिए मैं क्या बोला था कि ब्रेक कर दीजिएगा, राइट। तो इसको ब्रेक करने के बाद ऐसा दिखेगा, और इसका नाम है फेरस ऑक्जेलेट। पढ़िए तो, फेरस ऑक्जेलेट। ये कौन सा एसिड है? ऑक्जेलिक एसिड, इट राइट। इसका वैलेंसी कितना रहेगा? C2O4 किसी भी एसिड रेडिकल का वैलेंसी उस पर जो चार्ज रहता है वही दिखाते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको मैं बता दिया, अब तो यहाँ पे निकाल सकते हैं आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, +2। यहाँ पे कार्बन का X मान के निकाल लीजिएगा, फाइंड आउट करके बताइए। तो n फैक्टर ड्यू टू आयरन, देखिए यहाँ पे मैं जानबूझ के 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वजह यहाँ पे कार्बन 2 है इसलिए कार्बन को बैलेंस करने के लिए सिर्फ कार्बन का ही चेंज हुआ है, -2 + 4। n फैक्टर ड्यू टू आयरन कितना लिखेंगे एवरीवन? 1 × 3 - 2, करेक्ट ना। हाउ मच गेन या लॉस? लॉस इंक्रीज हो रहा है। n फैक्टर ड्यू टू कार्बन कितना होगा? कार्बन का अल्फा कितना है यहाँ पे? 2 × व्हाट? 4 - 3 3। हाउ मच?
2 गेन या लॉस, लॉस। तो ओवरऑल क्या होगा, Fe2 FeC2O4 का ओवरऑल हो जाएगा 3 लॉस। तो n फैक्टर किसका ये रहेगा, तो क्या मॉलिक्यूलर वेट ये आएगा, आया हुआ क्वेश्चन है। तो इक्विवेलेंट वेट कितना रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट आर डिवाइड बाई 3, करेक्ट है ना। चलिए देखिए, अभी जो आपको क्वेश्चन दे रहे हैं ये दो बार पूछा हुआ है जेईई मेन में, और एक क्वेश्चन रेडॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दे सकता हूं और सॉलिड स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दे सकते हैं, करेक्ट। लिखिएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फेरस ऑक्साइड molecular formula of ferrous oxide experimentally found as अब एक मिनट यहाँ पर रुक जाइए, आपको कुछ अनयूजुअल नहीं दिख रहा है, ये दोबारा लूँगा 11th क्लास के बच्चे, क्लास 12th में सॉलिड स्टेट में। तो सर फेरस ऑक्साइड का तो मॉलिक्यूलर फार्मूला FeO होता है, राइट। बट मैंने क्या बोला कि एक्सपेरिमेंटली, इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि फेरस ऑक्साइड का सैंपल था, मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया सॉलिड स्टेट का, सॉलिड का, वहाँ से आना चाहिए था FeO, बट आ रहा है Fe 0.93 ओम, मतलब मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, कोई डिफेक्ट हो गया, राइट। तब आप डिफेक्ट किसके वजह से हो सकता है, इसका मतलब है कि 100% Fe2+ नहीं है। बट एक क्लास बहुत अर्ली एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ, सॉलिड स्टेट में दोबारा एक बार ले लेंगे, तो मैं एक यहाँ पे हिंट देता हूँ, क्या लिखे, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फेरस ऑक्साइड एक्सपेरिमेंटली फाउंड एज दिस वन ड्यू टू इम्प्योरिटी ऑफ Fe3+, ड्यू टू इम्प्योरिटी ऑफ इम्प्योरिटी क्या है, Fe3+, then find out percentage of Fe2+, then find out percentage of Fe2+। ईयर तक बता रहा हूँ, 2012 का एक क्वेश्चन है, सॉल्व के। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फेरस ऑक्साइड एक्सपेरिमेंटली फाउंड एज दिस वन, यहां देखिएगा सब लोग, ड्यू टू इम्प्योरिटी ऑफ Fe3+। अगर ये इम्प्योरिटी Fe3+ नहीं रहता तो FeO नजर आता, करेक्ट, बिकॉज फेरस ऑक्साइड का फार्मूला ये रहेगा FeO, होना चाहिए था ये, बट एक्सपेरिमेंट में जो हम लोग ऑब्जर्व किया, कैलकुलेट किए, जो भी मेथड कैलकुलेशन का रहेगा, वो कैलकुलेशन का मेथड हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। एक चैप्टर है क्लास 12th में सॉलिड स्टेट, तो दोबारा वहाँ भी ले लूँगा। तो आना चाहिए था ये, एक्सपेरिमेंटली आ रहा है ये, ड्यू टू इम्प्योरिटी ऑफ व्हाट, Fe3+। देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ Fe2+ इन दिस कंपाउंड, कुछ दिमाग लगाइए। और ये सोचकर इस पे फाइट कीजिए कि इसमें 4 मार्क्स है, नहीं बनेगा तो 0 और बन गया तो +4, सॉल्व कीजिए। कितना
हम्म। अच्छा स्टूडेंट, इसी फार्मूला को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा प्रॉब्लम को और इजी करने के लिए? एक ही बात है ना, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ना Fe 93 O 100, करेक्ट। इसका मतलब है कि इसमें इसका 1 मॉलिक्यूल अगर सपोज कीजिए कि लेते हैं, मान लेते हैं इसको ऐसे सिंप्लीफाई करने के लिए कर दिया, करेक्ट। तो आउट ऑफ 93 क्या ऑल आर Fe2+ रहेगा या उसमें इम्प्योरिटी Fe3+ भी रहेगा? अगर ऑल आर Fe2+ है तो फार्मूला ये बनना चाहिए था, राइट। तो इसे मान लीजिए लेट Fe2+ इक्वल टू x, करेक्ट। तो Fe3+ कितना 90, यस। और अभी भी तो ये ओवरऑल न्यूट्रल है, इस पर मैंने कोई चार्ज दिया, इसका मतलब सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मस्ट बी इक्वल टू 0। इट मीन सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? ये पक्का मेडिकल में आएगा क्वेश्चन, आ सकता है, आएगा नहीं बट आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से अब तो बोल सकते हैं 2 इंटू एक्स अब प्लस व्हाट 3 इंटू 93 माइनस एक्स अब प्लस -2 इंटू 100 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट 0। इस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रेडॉक्स में क्वेश्चन दे रहा हूँ, करेक्ट। बट इसमें मैं मच मोर सफिशियंट, अगर सॉलिड स्टेट क्वेश्चन पढ़ाते रहता तो आपको खुद समझ में आ जाता कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है। तो वहाँ पे फिर मैं इम्प्योरिटी नहीं बोलता, आपको ऑटोमेटिक को आइडिया लग जाता है। क्या बोले? एक मिनट, ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या लेंगे -2 ना, तो -2 इंटू 100 ले रहे हैं ऑक्सीजन के लिए। एक्स का वैल्यू बताइए। एक्स का वैल्यू 79, देन व्हाट द परसेंटेज ऑफ Fe2+? 80। तो परसेंटेज ऑफ Fe2+ के लिए क्या लिखेंगे 79/93 इंटू 100। टोटल आयरन का आइटम कितना है 93, तो 79 इंटू डिवाइड बाई 93 इंटू 100 कैलकुलेट कर लीजिए कितना आता है, कितना 84%, ठीक है। दिस इज आंसर, कैलकुलेशन हो जाएगा। टोटल आयरन का एटम को मैंने 93 मान लिया, राइट। तो 93 में से Fe2+ कितना आया है, x माना था नंबर ऑफ Fe2+, तो x/93 इंटू 100 कर सकते हैं ना परसेंटेज ऑफ Fe2+ के लिए। तो ये मेरा क्वेश्चन था कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ Fe2+ आउट ऑफ ऑल आयरन आयंस, राइट। तो टोटल आयरन का आयंस मान लिए थे 93, उसमें x निकल गया तो 79/93 इंटू 100, दिस इज द आंसर, राइट। तो इस क्वेश्चन का बनाने का तरीका ये था, ठीक है। ये दोबारा लेकर आऊँगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन आप फर्स्ट टाइम देखें, सेकंड टाइम देख, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम होता तो आपको हैबिचुएटेड हो जाएगा, अच्छा इस क्वेश्चन में ऐसे बनेगा, राइट। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बट वहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हिंट पता चल जाएगा कि इसमें और एक्स्ट्रा कौन सा आयंस रहेगा, वो दिया रहेगा या पता चल जाएगा। बिकॉज आयरन का क्या हो सकता है Fe2+ नहीं तो Fe3+, जनरली Fe2+ नहीं तो, बट मैंने आपको यहाँ पे हिंट भी कर दिया कि इम्प्योरिटी क्या था Fe3+। इस वजह से फार्मूला FeO नहीं बन पाया, फार्मूला वैसा बना, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Find out the n factor of this one.
फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट, राइट। इस सॉल्ट का नाम क्या है बोलिए? मैग्नीज नाइट्रेट सॉल्ट है ना। तो सॉल्ट में जहाँ भी कन्फ्यूजन होता है तो क्या करना है, कटायन और अनायन को ब्रेक कीजिए, तब बहुत आसानी से निकल जाएगा। वहाँ पे क्या मैग्नीज का +4 रहेगा, यहाँ देखिए, यहाँ देखना है भाई, ऐसे ही लिखते हैं ना फार्मूला, बचपन में ऐसे ही सिखाया गया होगा। इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो Na2SO4 होल 1, इसका वैलेंसी यहाँ पे दिखता है, इसका वैलेंसी, तो इसका वैलेंसी कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा। इसका मतलब है कि इसको ब्रेक करेंगे, वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो नज़र ए आना चाहिए, हाँ या ना, करेक्ट। अगर इस सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो कटायन और अनायन को अगर आयनाइज करके देखिए तो कैसे नजर आएगा, Mn2 प्लस और 2NO3 माइनस, देन व्हाट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज +2, और यहाँ से नाइट्रोजन का निकल जाएगा। बट यहाँ पे अगर निकालते रहते तो आपको 2 अननोन नजर आता तो सॉल्व नहीं होता। तो सॉल्ट के लिए क्या बार बार बोल रहा हूँ, कटायन और अनायन में ब्रेक करके निकाल लीजिएगा, करेक्ट। देन यहाँ पे मैग्नीज का कितना +2, नाइट्रोजन का यहाँ से निकाल लीजिए, x मानकर क्या +5 लिखें, ऑक्सीजन का -2, यहाँ पे पोटेशियम का कितना, यहाँ पे पोटेशियम नहीं, यहाँ पे पोटेशियम आ गया, इसका मतलब पोटेशियम का चेंज कंट्रीब्यूशन नहीं लेंगे, जो यहाँ पे था ही नहीं उसका कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। इसका कितना -2, इसका कितना होगा भाई +6, इसका -2, इसका कितना +2। किसका किसका चेंज हो रहा है, किसका किसका चेंज हो रहा है, 2 का मैग्नीज का, और दोनों का डिक्रीज कर रहा है या दोनों का इंक्रीज कर रहा है, या किसी का इंक्रीज कर रहा है किसी का डिक्रीज कर रहा है। यस, ये थोड़ा अलग एग्जांपल हो गया। अभी तक क्या चल रहा था कि 2 का चेंज हो रहा है, दोनों का एक बिहेवियर था, राइट। इसका मतलब है कि n फैक्टर ड्यू टू Mn, व्हाट द अल्फा ऑफ Mn 1, तो 1 इंटू व्हाट 6 माइनस 2 इक्वल टू गेन या लॉस, लॉस। n फैक्टर ड्यू टू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का अल्फा कितना लें, यहाँ पे जो दिखेगा, राइट, 2 इंटू व्हाट 2 माइनस 5 का मॉडुलस ले लीजिएगा, क्या ले लीजिएगा, मॉडुलस, क्योंकि n फैक्टर निगेटिव नहीं काउंट करते हैं। क्या लिखें 6, यस गेन। अब बताइए एक, यस, तो n फैक्टर ऑफ MnNO3 होल 2, तब यहाँ पे ओवरऑल ऑब्जर्व करेंगे, ओवरऑल क्या, ओवरऑल लॉस हुआ या गेन हुआ, तो भाई 4 का लॉस 6 का गेन, तो ओवरऑल क्या, यस, इसलिए मैं यहाँ पे लिखने के लिए बोल रहा था, ठीक है। यहाँ देखिएगा ओवरऑल, और जो ओवरऑल रहेगा वही आपका फाइनल आंसर रहेगा, तो ओवरऑल गेन हुआ। 1 मिनट, ओवरऑल क्या हुआ, गेन, मतलब ओवरऑल इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जो एक ही कंपाउंड में एक से ज़्यादा एलिमेंट का अगर कुछ हो रहा है तो वहाँ पे ओवरऑल इफेक्ट देखना है, इंडिविजुअल इफेक्ट नहीं, क्या देखना है, ओवरऑल। तो यहाँ से ओवरऑल क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो इसका ओवरऑल नाम क्या रहेगा, यस। ऐसा मत बोलिएगा कि ऐसा रहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी रिड्यूसिंग एजेंट भी, ओवरऑल, करेक्ट। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2 लिखना है। सबको सॉल्यूशन समझ में आ गया है, किसी को डाउट, ऑनलाइन स्टूडेंट। अब लिखिए कैलकुलेशन ऑफ n फैक्टर ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, कैलकुलेशन ऑफ n फैक्टर इन डिस्प्रोपोर्शनेशन, हेडिंग बना लीजिएगा।
यहाँ देखना है पहले आप लोग को टाइम दूंगा। जो भी इसका इस रिएक्शन में एन फैक्टर बता देंगे उनको आज मेरे तरफ से कुछ गिफ्ट मिलेगा। 5 स्टार सॉल्व कीजिए। नहीं बनाइएगा तो चॉकलेट भी खिला सकते हैं 5 स्टार नहीं तो मार्क्स। मतलब कोई भी कैटलिस्ट का टेस्ट होगा उसमें मैं +8 मार्क्स जोड़ दूंगा इसके लिए। सॉल्व कीजिए। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस का टेस्ट दिया? क्यों भाई? बिना टेस्ट का तो कुछ होगा नहीं। पहला दिन ही आपको बोले थे ग्राउंडेड रह के, जैसे टीचर बोलते हैं जो सब्जेक्ट का काम करना है। नेक्स्ट टाइम से जो भी टेस्ट लूँगा उसमें बिना मुझसे पूछे हुए मत छोड़िएगा, ठीक है? अच्छा, आप लोग पढ़ किस लिए रहे हैं? अगर पहले ही दिन बोल दीजिए सर मैं सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ रहा हूँ, टेस्ट वगैरह से मैं ऊपर उठा हुआ हूँ, तब नहीं बोलूँगा। बट फाइनली तो आप टेस्ट में बैठने के लिए पढ़ रहे हो और टेस्ट से ही दूर भाग रहे हो, तो कैसे काम चलेगा? +8 मार्क्स ऐसे दे देंगे? 0 हो जाएगा इन फैक्टर, तब तो इक्विवेलेंट बट इनफाइनाइट होना चाहिए। ये बिल्कुल रिएक्शन होगा, ये तो जिसका नाम है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडक्शन से तो पढ़ाए ही होता है, राइट? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडक्शन पढ़ाए हैं। टाइप ऑफ रिडक्स में पहला तो यही पढ़ाए थे। पहले अपना दिमाग खर्च कीजिए सब लोग। जब आपसे नहीं बनेगा थक जाइएगा, हाथ खड़ा कर लीजिएगा, सर अब नहीं होगा। आपने कुछ तो एफर्ट लगाया और ट्राई कीजिए। भाई डिस्प्रोपोर्शनेशन है, लॉस और गेन दोनों होगा ना। क्लोरीन का ऑपरेशन कौन क्लोरीन के साथ तो सिर्फ लॉस बोल रहे हैं। ओवरऑल गेन होगा। किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में जितना लॉस होता है उतना ही गेन होता है। किसी भी रिडॉक्स में जितना लॉस होता है उतना ही गेन होता है। मैं एक्चुअल में मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग इसको ट्राई कीजिए और मैक्सिमम ट्राई कीजिए और मिस्टेक कीजिए। अभी तक किसी का आंसर सही नहीं आया है तो फिर से लगे रहिए। देखिए एक आंसर ऑनलाइन में 4 भी आया है, कुछ ट्राई कीजिए। मतलब 8 सही नहीं है, फिर से ट्राई कीजिए। और ना ही 4 सही है ना ही 0 सही है। अब 1 से लेकर 12 तक आप काउंट कर सकते हैं, कोई तो मिल जाएगा। सिक्स भी करेक्ट आंसर नहीं है। 3 भी करेक्ट आंसर नहीं है। 2 भी करेक्ट आंसर नहीं है। 7 भी नहीं है।
अब 1 बचा, 1 भी नहीं है, 9 भी नहीं है। मतलब आप लोग हाथ खड़ा कर दिए, 5 भी करेक्ट आंसर नहीं है। अब 1 से 100 तक मत काउंट कीजिए। एक काम करते हैं, तब मैं ही सॉल्व करता हूँ, राइट। इसका करेक्ट आंसर है 5/3। करेक्ट आंसर इज व्हाट? 5/3। ये तो पक्का दिमाग में नहीं आ रहा होगा। चलिए, चलिए यहाँ देखिए तो अच्छा, अगर यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल से समझा दूंगा तो बाकी कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा ना। फर्स्ट मेथड, यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ तक सबका तो निकाल लिए होंगे, सिर्फ किसका चेंज हो रहा है? क्लोरीन का, करेक्ट। तो यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस क्या हो गया? रिडक्शन। और यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। इसका मतलब सर यहाँ पे यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और यही रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब मैंने कंप्लीट रिडॉक्स दे दिया था, अभी तक मैं तोड़ तोड़ के हाफ हाफ करके देख रहा था, या तो रिडक्शन ओवरऑल नहीं तो ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या दे दिया? रिडॉक्स, राइट। तो फर्स्ट मेथड में अब यहाँ पे आपको दोनों देखना पड़ेगा, और बिकॉज डिसप्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन का डिफिनेशन है सेम कंपाउंड में सेम एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल रहता है, तो सेम एलिमेंट लॉस करेगा और सेम एलिमेंट ही गेन करेगा, करेक्ट। और किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में जब OH और RH को ऐड करते हैं, क्योंकि आपको रिडॉक्स के लिए OH प्लस RH तक जाना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो टोटल लॉस इक्वल टोटल गेन। टोटल लॉस, तो ओवरऑल यहाँ पे लॉस और गेन बोल पाएंगे, तब यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। क्या यूज करेंगे? तो 1 मिनट, इसको 1 बाय 1 तोड़ के देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ये स्टेप कौन सा है? तो पहले OH का लेते हैं स्टेप, Cl2 कन्वर्टेड टू व्हाट? NaClO3। तो इसका नाम क्या रहेगा? एक ही, यहाँ देखिए, इसी क्वेश्चन में 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। पहला इसमें क्वेश्चन रहेगा इक्विवेलेंट वेट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फर्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन रहेगा इक्विवेलेंट वेट एज रिड्यूसिंग एजेंट, सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन रहेगा ओवरऑल इक्विवेलेंट वेट। उसमें ना ही RA बोला रहेगा, क्योंकि यहाँ पे डिसप्रोपोर्शनेशन है, यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यही रिड्यूसिंग एजेंट है। तो पहला क्वेश्चन पूछने का तरीका एज OA, एज RA। और थर्ड, और कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, सिर्फ ये मैंने बोल दिया फाइंड आउट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl2 इन दिस रिएक्शन। और मैंने ये मेंशन नहीं किया कि एज RA बताइए, एज OA बताइए, करेक्ट। तब आप क्या बताइएगा? RA का या OA का या ओवरऑल? ओवरऑल बताएंगे, करेक्ट, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे इस हाफ रिएक्शन में क्लोरीन का अल्फा कितना? तो यहाँ भी क्या रखेंगे? 2। और 0 से क्या हो रहा है? +5। दैट्स वाई N फैक्टर एज रिड्यूसिंग एजेंट, N फैक्टर एज व्हाट? रिड्यूसिंग एजेंट। कितना लिखेंगे? 2 × 5 - 0 इक्वल टू व्हाट? 10। लॉस या गेन? लॉस ना, यहाँ पे हो गया लॉस, करेक्ट। तो N फैक्टर एज व्हाट? इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl2 एज रिड्यूसिंग एजेंट। पहला ऑब्जेक्टिव बन गया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन इन दिस रिएक्शन एज रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट वेट एज रिड्यूसिंग एजेंट पूछ रहे हैं, तो N फैक्टर एज रिड्यूसिंग एजेंट निकालेंगे, राइट। तब क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय N फैक्टर एज RA। हाउ मच? 7.1, करेक्ट। और यहाँ पे लॉस, तो यहाँ पे क्या 10 इलेक्ट्रॉन लिख दें? यहाँ तक लिखिए, मुझे यहाँ पे जगह चाहिए, ठीक है। हो गया ना? ठीक है,
इसको हटाएं। ये कौन सा स्टेप? Cl2 से NaCl का बनना, रिडक्शन। Cl2 से NaCl का बनना क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। तो Cl2 कन्वर्ट इनटू यहाँ पे Cl, यहाँ पे क्लोरीन का अल्फा कितना रहेगा? 2। इसे मैंने यहाँ पे 2 दे दिया है, करेक्ट। जीरो से कितना? 0 से -1, 0 से। भाई किसी का ऑडियो ऑन हो गया है। ओके एक मिनट। तो यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, तो नाम क्या रहेगा? हेलो स्टूडेंट, प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो एन फैक्टर एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन हो रहा था, इसका नाम क्या रहेगा? क्या लिखेंगे स्टूडेंट? 2 × -1। अब यहाँ पे अगर ए रहेगा तो इसका मॉडुलस लेते हैं, जहाँ पे निगेटिव होता रहता है एन फैक्टर, राइट, फॉर मेक इट पॉजिटिव। कितना रहेगा? 2। लॉस या गेन? गेन रहेगा, करेक्ट। इसका मतलब है कि एन फैक्टर ऑफ Cl2 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया 2, करेक्ट। देन इक्विवेलेंट वेट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितना लिखेंगे? मॉलिक्यूलर वेट बाई 2, हाउ मच? 71/2, करेक्ट ना? 35.5। दो ऑब्जेक्टिव का आंसर तो मिल गया। मतलब इस डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में पहला क्वेश्चन पूछने का तरीका इक्विवेलेंट वेट एज Ra, इक्विवेलेंट वेट एज OA, करेक्ट है ना? और कितना का गेन हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन का। इसको लिखिए, इसको हटाना है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया जाए? बट आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है एन फैक्टर ऑफ क्लोरीन, ए नहीं बोलकर कि एज OA एज Ra। एज OA और एज Ra बोलते तो हम लोग का क्वेश्चन बन गया, राइट। बट यहाँ तो पूछा गया इस डिस्प्रोपोर्शनेशन में ओवरऑल, करेक्ट। दैट्स वाई अब यहाँ और यहाँ ऐड करेंगे, तो ऐड करने का तरीका मैंने क्या बताया था कि OH और RH को इस तरीके से ऐड करते हैं, दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन शुड बी कैंसिल्ड आउट, राइट। इसमें कितना से मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, राइट। तो क्या लिखेंगे? यहाँ का Cl2 और यहाँ का, मैं जानबूझ के 6Cl2 नहीं लिख रहा हूँ, कुछ समझाने के लिए। क्या होगा? 2NaClO3 अब प्लस वाट, यहां तक आ जाइए, करेक्ट। अब यहां देखें डिस्प्रोपोर्शनेशन का फिर से एक बार डिफिनेशन बोलिए। सेम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन, सेम कंपाउंड का रिडक्शन, करेक्ट। यहां तो समझ में आ गया। बट सेम कंपाउंड में सेम एलिमेंट का, सेम कंपाउंड में, बट सेम कंपाउंड का सेम
वही एक ही मॉलिक्यूल ये काम नहीं करता है, उस कंपाउंड का दो ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलकर ये काम करता है। नहीं समझा बात को? सेम कंपाउंड में सेम एलिमेंट, बट उस कंपाउंड क्या सिंगल मॉलिक्यूल ये काम करता रहेगा? उस कंपाउंड का कुछ मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होते रहेगा और कुछ मॉलिक्यूल रिड्यूस होते रहेगा। करेक्ट? फॉर एग्जाम्पल यहाँ का Cl2 है ना, इसलिए जानबूझ के मैं इसको अलग रखा। एक क्लोरीन मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। वन ऑफ द क्लोरीन मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। और 5 क्लोरीन मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? यहाँ का है ना 10 है, यहाँ का 10 और यहाँ का 5, राइट? तो ये यहाँ से यहाँ क्या हो रहा था भाई? रिड्यूस। तो इसका 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हुआ, इसका 5 मॉलिक्यूल। तो क्या सेम मॉलिक्यूल काम किया? सेम कंपाउंड है, कंपाउंड इज व्हाट? क्लोरीन। एलिमेंट क्या है? क्लोरीन एटम, राइट? बट उसका सेम मॉलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं रहता है, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल मिलकर ये काम करता है। इसलिए इसको एक नया बात सीखने को मिला कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन सेम कंपाउंड में सेम एलिमेंट बोलते हैं, बट क्या उसके लिए सिंगल मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल रहेगा या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल मिलकर ये काम करेगा? ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल मिलकर ये काम करेगा। करेक्ट? यहाँ तक ऑब्जर्व हो गया? ओके, तो यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ देखिए, n factor of Cl2 in this complete redox equal to number of electron exchange, number of electron loss बोल रहे हैं, गेन बोल रहे हैं या एक्सचेंज बोल रहे हैं? एक्सचेंज बोल रहे हैं, राइट? और एक्सचेंज आपको कहाँ पे पता चलेगा? जब यहाँ पे ऐड करके यहाँ तक आएंगे, कितना इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ? इसने 10 लॉस किया, इसने 10 गेन किया। तो एक्सचेंज में तो जितना लॉस करेगा उतना गेन करेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इक्वल टू व्हाट? और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिवाइडेड बाय व्हाट? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस एक्सचेंज के प्रोसेस में कितना मॉलिक्यूल मिलकर एक आपस में एक्सचेंज कर रहा है? 6। करेक्ट? तो हो जाएगा 10/6 इक्वल टू 5/3। करेक्ट है एवरीवन? हो गया ना? यहां तक आपको समझ में आ गया? अब यहां देखिएगा, ओवरऑल n फैक्टर ऑफ एनी कंपाउंड विच आर इन्वॉल्व इन डिस्प्रोपोर्शनेशन, उसके लिए वन ऑफ द तरीका ओवरऑल n फैक्टर निकालने का, ये मैंने आपको समझा लिखवाया। क्यों और कैसे नहीं, आज को इसको ऐसे जानिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज और डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड इन्वॉल्व। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना, यहां तक आने के बाद पता चलेगा। कितना लॉस, इसमें 5 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ 10 हो जाए, जितना लॉस करेगा उतना गेन करेगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ? ओवरऑल 10। और 10 एक्सचेंज करने के लिए क्लोरीन का कितना मॉलिक्यूल आपस में इन्वॉल्व रहा? यहाँ का 1 और यहाँ का 5, ओवरऑल कितना? 6 मॉलिक्यूल मिलकर आपस में काम कर रहा, राइट? इसका 1 मॉलिक्यूल ने क्या किया? लॉस किया, और 5 मॉलिक्यूल ने क्या किया? गेन किया, राइट? एक इसने क्या किया? लॉस। इसने 5 ने क्या किया? गेन किया। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल कितना इन्वॉल्व है? 6। 10/6 इक्वल टू व्हाट? 5/3। करेक्ट? तो ये आपका n फैक्टर ऑफ Cl2 क्या है? एज OA है, एज RA है या ओवरऑल है? ओवरऑल इन दिस रेडॉक्स। करेक्ट? तो 3 ऑब्जेक्टिव तो यहाँ पे बन गया। तो अब यहाँ पे अगर पूछा जाएगा मॉलिक्यूल इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl2 इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में, और ये मेंशन नहीं किया रहेगा कि एज OA एज RA, तब क्या करना है? n फैक्टर एज RA लेना है, n फैक्टर एज OA लेना है या ओवरऑल लेना है? ओवरऑल लेना है, राइट? तो कितना हो जाएगा एवरीवन? 71 डिवाइड बाई फर्स्ट, बोलिए भाई, अब तो आपके सामने है 5/3। 71 इंटू 5/3, सॉरी 3/5 कितना आता है? देखिए तो आंसर एकदम एग्जैक्ट बताइएगा। $42.6 करेक्ट? इसको हटाएं। ओके स्टूडेंट, इक्विवेलेंट वेट एज RA कितना आया था?
और एज ओ ए कितना आया था 35 पॉइंट, दोनों को जोड़िए तो क्या उसके बराबर हो गया? इसका मतलब है कि यस हो गया ना। इसका मतलब जहाँ पे डिसप्रोपोर्शनेशन होते रहेगा क्या होता रहेगा? तो ओवरऑल इक्विवेलेंट वेट के लिए, किसके लिए? फर्स्ट मेथड का काम हो गया। अब सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड में 1 मिनट आपको ओवरऑल में प्रॉब्लम होगा, बट डिसप्रोपोर्शनेशन में एन फैक्टर एज आर ए तो निकाल लीजिएगा। एन फैक्टर एज आर ए हाफ रिएक्शन लिखा तो आ जाएगा, एन फैक्टर एज ओ ए भी निकाल लीजिएगा। तो क्या आप यहाँ पे सेकेंड मेथड के लिए, सेकेंड मेथड में क्या करना है, हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई एन फैक्टर, राइट। तो क्या यहाँ पे हम लोग एन फैक्टर इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट कर सकते हैं? हाँ या ना सर कर सकते हैं। तो अगर इक्विवेलेंट वेट ओवरऑल, यहाँ देखिए इक्विवेलेंट वेट अगर ओवरऑल यहाँ पुट कर दें तो एन फैक्टर भी क्या मिल जाएगा? ओवरऑल। इसका यूज कर सकते हैं आप सेकेंड मेथड में, करेक्ट। और यहाँ पे एक हिंट दे रहा हूँ, डिसप्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन में जिसका डिसप्रोपोर्शनेशन हो रहा है उसका इक्विवेलेंट वेट ओवरऑल के लिए आज के बाद इसका भी यूज कर सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट एज आर ए और इक्विवेलेंट वेट एज ओ ए। क्या आप आर ए और ओ ए का इंडिविजुअल निकाल सकते हैं? ओ ए 4 और आर ए 4 लिखकर, और जो निकलेगा उसको आपस में ऐड कर दीजिएगा। ऐसा होता है डिसप्रोपोर्शनेशन के लिए, करेक्ट। देखिए डिसप्रोपोर्शनेशन के लिए इक्विवेलेंट वेट ओवरऑल, ओवरऑल मतलब कंप्लीट रिडॉक्स में इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट एज आर ए और प्लस इक्विवेलेंट वेट एज ओ ए। ये तो अलग से निकाल सकते हैं, ये भी अलग से निकाल सकते हैं। इसका कितना आया था? 7.1, मतलब मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 10। और इसका कितना आया था? मतलब मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 2, राइट। मतलब कितना? 6 इंटू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 10। देखिए तो सही है, हाँ या ना कुछ बोलिए। मतलब 3 इंटू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 5, करेक्ट है ना? इतना लिख सकते हैं। तो इस फार्मूला से ओवरऑल एन फैक्टर निकालने के लिए, एन फैक्टर ओवरऑल इक्वल टू लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट ओवरऑल। बोलते रहिएगा हाँ या ना। और इक्विवेलेंट वेट ओवरऑल कितना? 3 मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 5। मॉलिक्यूलर वेट कैंसिल, ऊपर क्या चला गया? 5, नीचे क्या रह गया? 5/3। कितना मेथड हो गया आपके पास? 2 मेथड निकालने का, करेक्ट। समझे या नहीं समझे? किसी को डाउट यहाँ पे? तो अब निकल जाएगा, ओके। यहाँ देखिएगा, तो मान लेते हैं कि मैंने इस एग्जाम्पल के लिए आपको सिखा दिया और अगर बोल दिया कॉन्सेंट्रेटेड एंड हीट NaBr अब प्लस NaBrO3। ऑनलाइन स्टूडेंट नजर आ रहा है? तो क्या इसमें ब्रोमीन का निकल जाएगा? Br2 का ओवरऑल एन फैक्टर एज OA, एन फैक्टर एज RA निकाल पाएंगे? तो नहीं लगता कि इसका अब आंसर भी सर डिटो वही रहेगा, एन फैक्टर ओवरऑल 5/3 रहेगा, इक्विवेलेंट वेट भी सेम रहेगा? नहीं, मॉलिक्यूलर वेट अलग है, एन फैक्टर सिमिलर नजर आएगा। इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट है, इसलिए इक्विवेलेंट वेट का वैल्यू डिफरेंट रहेगा। सिमिलर एग्जांपल ना, ओके। बन जाएगा या नहीं बनेगा? ओके, घबराने की बात नहीं, आपको मौका देंगे। Cl2 NaOH डाइल्यूट एंड कोल्ड, इसको हटाएं। NaCl
प्लस NaClO। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड n फैक्टर एज Ra एंड n फैक्टर एज OA। फाइंड n फैक्टर एज Ra एंड n फैक्टर एज OA। सेकेंड, इक्विवेलेंट वेट एज Ra एंड इक्विवेलेंट वेट एज OA। थर्ड, n फैक्टर ओवरऑल एंड इक्विवेलेंट वेट ओवरऑल। फिर से एक बार, n फैक्टर एज Ra एंड इक्विवेलेंट वेट एज Ra, पहला क्वेश्चन हो गया। n फैक्टर एज OA एंड इक्विवेलेंट वेट एज OA, सेकंड क्वेश्चन हो गया। n फैक्टर ओवरऑल इक्विवेलेंट वेट ओवरऑल। मतलब मैं इतना तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वही तरीका मैं आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। आप लोग को भी गर्मी लग रहा है? चलिए बनाइए। कौन सबसे फास्ट सॉल्व करते हैं? सॉल्व कर लीजिए पूरा, मैं एक बार मिला लूँगा। आप लोग खुद का सॉल्व करते रहिए।
नहीं तो आप लोग का ये आंसर है, अब तो बन जाएगा। वेरी गुड। ये मैं सेकेंड मेथड से लेके चल दिया। आप कोई भी मेथड से बनाइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व कीजिए आफ्टर एडिशन ऑफ OH प्लस RH या इस, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, सिस्टमेटिक है, इस सब कुछ आंसर देते हुए आगे निकलेंगे, राइट। जो जिनसे नहीं बना है वो नोट डाउन कर लीजिए। इसको हटाया जाए एवरीवन। सबसे पहले आपको बताना है कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन का एग्जाम्पल है या नहीं है। उसके लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। ऐसे देख के पता चलेगा या ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा? लिखना है, जितना देर में देख रहे हो उतना देर में लिख कर सब फाइंड आउट कर लेते हैं। +1 -1 सही है, +1 -2 0। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में इस एग्जांपल में किसका चेंज हो रहा है? ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन का ही इंक्रीज कर रहा है, और ऑक्सीजन का ही, मतलब दिस इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन, राइट। तो बाकी सारा कॉपी पेस्ट कीजिए, जितना भी प्रीवियस एग्जांपल में क्वेश्चन दिए हैं वो सारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है। समझ गए क्या क्या क्वेश्चन? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। मतलब इसका n फैक्टर एज OA निकालना है, इक्विवेलेंट वेट एज OA निकालना है, n फैक्टर एज RA निकालना है, इक्विवेलेंट वेट एज RA निकालना है, n फैक्टर ओवरऑल निकालना है और इक्विवेलेंट वेट ओवरऑल निकालना है। फाइंड आउट। और इस बात को सोच के निकालिएगा कि ये बहुत जगह आता है और ऑलरेडी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है।
ठीक, तो आप लोग का भी यही आंसर है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट एज आर ए कितना 17, एज ओ ए कितना 17, और ओवरऑल इक्विवेलेंट वेट 34, और ओवरऑल एन फैक्टर 1। एन फैक्टर एज आर ए कितना 2, एन फैक्टर एज ओ ए कितना 2। तो H2 इस रिएक्शन से रिलेटेड कोई किसी भी टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा तो आप एटलीस्ट इतना तो समझ पाएंगे ना कि पूछा क्या जा रहा है। जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसा आंसर दीजिएगा। मान लेते इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ मैं एक क्वेश्चन पूछता, एक एग्जांपल देकर, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O2, आप क्या समझते हैं? कुछ नहीं मेंशन किए, हो तो दोनों रहा है और कुछ भी मेंशन नहीं किया, मीन्स व्हाट, ओवरऑल। करेक्ट हो जाएगा ना। जिनसे बन गया बहुत अच्छी बात है, जिनसे नहीं बन गया है, बना है, वो इसको नोट डाउन कर लीजिए फर्स्ट। बात मत कीजिए, क्लास में आ गए तो सब लोग अकेले बैठे हुए हैं। कुछ देखते हैं, दो लोग मिल के बनाते रहते हैं, ऐसा मौका है एग्जाम में। दिन सब लोग अपने सफ़र पे अकेले निकले हुए हैं, ऐसा नहीं कि हम साथ साथ हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट देखिए तो आपको नजर आ रहा है P4 प्लस NaOH, PH3 प्लस NaH2 PO2। क्या निकालना है? जो प्रीवियस एग्जाम्पल में निकालना है। सॉल्व कीजिए। फास्फोरस का एटॉमिक वेट कितना 31। फास्फोरस का कितना? मैं फास्फोरस का नहीं, मैं इस कंपाउंड का पूछ रहा हूँ, P4 का। याद रखिएगा, किसका? P4 का। फास्फोरस यहाँ पे P1 के फॉर्म में है या P4 के फॉर्म में है? जैसे क्लोरीन का पूछते हैं तो Cl2 का बताते हैं ना आपने। तो जैसा यहाँ पे दिखाया रहेगा, मैंने यहाँ पे फास्फोरस को P के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया या P4। एक्चुअल में आगे चलकर पढ़िएगा, फास्फोरस 3 टाइप का होता है, वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस। तो यहाँ पे जो रिएक्शन में ले रहे हैं वो वाइट फास्फोरस है। वाइट फास्फोरस का एटॉमिसिटी कितना होता है? 4 होता है, P4 के फॉर्म में रहता है। उस एग्जाम्पल को ट्राई कीजिए। एटलीस्ट यहाँ तक तो आगे होंगे। +1 +1 -2, इसका कितना है? +1। सबका पेन चलना चाहिए। ओवरऑल सही लग रहा है।
ट्राई करना, फाइट करना पड़ेगा प्रॉब्लम से, लेकर बैठिए नहीं। क्वेश्चन को लेकर बैठना नहीं है, गलत या सही, ट्राई कीजिए। चलिए एक बार मैं भी सॉल्व कर लेता हूँ। सॉल्यूशन यहाँ देखिएगा, Na2PO2 बोले तो मैंने 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया? फास्फोरस को बैलेंस करने के लिए, जिसका चेंज होता है, राइट। तो इस हाफ रिएक्शन में अल्फा का वैल्यू कितना? 4। तो एन फैक्टर किसका निकाल रहे हैं? P4 का। एज व्हाट? हो रहा है ऑक्सीडेशन, राइट। तो नाम क्या रहेगा? वेरी गुड। यहाँ पे इसका कितना वैल्यू? तो 4 इंटू 1 माइनस 0 कर दें, कितना? लॉस या गेन? इतना आसान तो था। देन इक्विवेलेंट वेट एज RA, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 4, मॉलिक्यूलर डिवाइडेड बाय, अब मॉलिक्यूलर वेट कितना? 31। ये लिख सकते हैं 4 इंटू 31 और डिवाइड बाय, सर इतना आसान कैलकुलेशन था, राइट। चलिए RA4 P4 कन्वर्टेड इनटू व्हाट? PS3 कितना से मल्टीप्लाई कर लें? 4 से। एन फैक्टर एज OA, यहाँ पे 0, यहाँ पे -3 ना, तो कितना लिखेंगे? 4 इंटू -3 माइनस 0 का मॉडुलस, राइट। कितना हो जाएगा? 12। लॉस या गेन? गेन। तो यहाँ पे लॉस हुआ था 4 का, और इसमें गेन हुआ कितना का? ए लिखने से कम हम लोग को हेल्प होगा OH और RH ऐड करने में।
वे चार प्लस आर एच आर के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं बाई अप्लाइंग कौन सा सेंस, दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। ओके, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट एज ओ ए कितना होगा, बोलिए भाई, मॉलिकुलर वेट डिवाइड बाई 12, तो 4 इंटू 31/12 कितना, 31/, इतना ही रहने देते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट ओवरऑल कितना होगा सर, इक्विवेलेंट वेट मुझे एज ए टीचर लिखना पड़ता है क्योंकि कुछ स्टूडेंट, आज संडे है ना, अभी नहीं उठे होंगे, सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अटेंडेंस भी तो देख रहे हैं। मान लेते 11 क्लास में बच्चे 85 हैं, लेट अस सपोज 90 हैं, कुछ आप लोग प्रेजेंट हो गए जो बहुत एक्टिव हैं, कुछ लोग घर से क्लास कर रहे हैं, मेरी तरफ से कोई बाउंड्री कंडीशन अभी नहीं है कोरोना के टाइम पे, और कुछ लोग यस वीडियो के सहारे हैं। होता क्या है ना कि हो सकता है कभी कभी होता है, सपोज कि आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, देखना मत तो स्टार्ट कर दीजिएगा। अब मेरा ऐसे भी क्लास है 8 बजे तक, क्लास से कंप्रोमाइज़ नहीं करूँ, क्लास पक्का लूँगा, उसके बाद देखा जाएगा। ऐसे तो आज तो 11th का भी रहता है 9 से, बट आज से वीडियो भेजना स्टार्ट करूँगा स्कूल के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि दोबारा उसको पढ़ाता ही हूँ, राइट। बट वीडियो रहेगा, हर संडे को 3 वीडियो जाएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और 1 वीक में कवर कर लेंगे, और आफ्टर 1 वीक उसको प्राइवेट कर दूँगा। और जब आइएगा तो यहाँ पे स्कूल का कॉपी चेक करूँगा कि आपने लिखा है या नहीं लिखा है। खराब रहेगा, एक ही चैप्टर को 2 बार पढ़ लीजिएगा, एक बार खुद से देख लीजिए, एक बार मैं पढ़ा दूंगा, तो कॉन्सेप्ट यहाँ से यहाँ हो जाएगा। देखते नहीं है, एक ही चीज़ को यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए सिखा रहे हैं, एक चीज़ को दोबारा बनाते हैं तो फास्ट हो जाते हैं। जस्ट इमेजिन कि 3 टाइम्स कर लीजिएगा तो क्या हाल होगा, सुपर फास्ट। एग्ज़ाम में वही चाहिए होता है, एक बार में तो रास्ता देखते रहते हैं भाई। लर्निंग इज़ वेरी स्लो प्रोसेस, एक कोटेशन ही है। सेकेंड टाइम में रिवीजन के टाइम पे मेक इट फास्ट, और उसके बाद एग्ज़ाम में टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए एक टेस्ट पेपर देते रहिए। अब बच्चे मुझे व्हाट्सएप करते हैं, सर आज एक काम पड़ गया था, टुडे आई एम आउट ऑफ स्टेशन। अब उसमें सर कल दे सकते हैं, मैं क्या बोलूँगा बताइए, डोंट टेक इट अदरवाइज। मैं तो ये नहीं बोलूँगा ठीक है दे दीजिए, पेपर बना हुआ ही है। बट अगर आप एक ही स्टूडेंट आगे क्लासरूम में टेस्ट दे रहे हो तो आप ही तो पूरे क्लासरूम का किंग हो गए, कोई प्रेशर क्रिएट होगा। लेकिन इतने ग्रुप में अगर देंगे, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल के मेन एग्ज़ाम के सेंटर पर जाइएगा तो वहाँ पे हज़ारों का भीड़ दिखेगा, और वहाँ पे आप नर्वस करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सारे ग्रुप में जब टेस्ट देना स्टार्ट कीजिएगा, और अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा तो दूसरे को देखेंगे बनाते हुए, फ्रस्ट्रेशन होगा, फैन देखते रहेंगे, आज कम घूम रहा है, ओमेगा थोड़ा कम है, राइट, या घड़ी आज बहुत स्लो चल रहा है, यही सोच रहेंगे ना कितना जल्दी 3 आवर हो जाए। कुछ बच्चे तो 20 मिनट में निकल जाते हैं, भाई 20 मिनट तो क्वेश्चन को देखने में लग जाता है। तो लास्ट मोमेंट तक एग्ज़ाम में बैठ नहीं भी बनता है तो बैठिए 3 आवर, बैठने का हैबिट पहले डालिए, उस फ्रस्ट्रेशन को झेलने का हैबिट डालिए। 3 आवर बैठना आसान बात है, क्वेश्चन नहीं बन रहा, 3 आवर बैठे हुए हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। हो सकता है कुछ स्टूडेंट को देखते हैं कि हाफ एन आवर पहले निकल, सर बन गया जितना बनना था। भाई बैठो तो सही, कभी कभी माइंड क्लिक कर जाता है किसी क्वेश्चन पे। अगर हाफ एन आवर बैठकर आपको 3 क्वेश्चन पे माइंड क्लिक कर गया तो 12 मार्क्स, समझते हैं 12 मार्क्स कितना होता है। वो लोग मार्क्स को ऐसे ही लाइटली लेते हैं, एक ही मार्क्स तो है। जेईई मेन के रैंक में 1 मार्क्स का डिफरेंस देखिएगा, समझ में आ जाएगा क्या होता है 1 मार्क्स। पहले तो पेशेंस रखना सीखिए। तो यहाँ देखिए इक्विवेलेंट वेट एज RA कितना हो जाएगा एवरीवन, इसका कितना था एज RA 31 ना, 31, इसका कितना 31/3, तो क्या 4 इंटू 31/3 कर दें, कभी कैलकुलेट बाद में करेंगे। तो n फैक्टर ओवरऑल इक्वल टू मॉलिकुलर वेट और डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट ओवरऑल। मॉलिकुलर वेट कितना 4 इंटू 31 और डिवाइड बाई 4 इंटू 31/3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हो जाएगा ना, इसको हटाया जाए, सबसे बन गया है। अच्छा स्टूडेंट, इतना प्रैक्टिस मैंने करवाया, 1-2 क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा।
यहाँ देखिए, एक जिस पे मैं स्टार लगाया हूँ, किसी खास पर्पस के लिए क्वेश्चन नंबर बी दिया हूँ। वो खास पर्पस क्या है, वो क्वेश्चन बनाकर नेक्स्ट क्लास संडे को मैं इसको डिस्कस, दोनों क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे 10 मिनट में, और आप बना कर आइएगा। इसमें आपने क्या अलग ऑब्जर्व किया, वो आपको ऑब्जर्वेशन बताना है कि इसमें क्या अलग दिखा, और निकालना क्या है जो अभी तक प्रीवियस एग्जाम सेम, मतलब इक्विवेलेंट वेट एज ओ ए, इक्विवेलेंट वेट एज आर ए, और इक्विवेलेंट वेट ओवरऑल, एन फैक्टर ओवरऑल, ये सारा फाइंड आउट करना है। आज के लिए इतना ही। नहीं, एक ही चीज़